हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड के सब्जेक्ट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के टॉपिक नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इन कमर्शियल बैंक्स, यानी कि वाणिज्य बैंकों में गैर निष्पादन संपत्तियाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कमर्शियल बैंक्स बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो क्या करते हैं, अधिक से अधिक ऋण देना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट को अर्न कर सकें। पर कई बार क्या होता है कि इन लोन्स की या एडवांसेस की वापसी नहीं होती है, चाहे वो उनका प्रिंसिपल अमाउंट है या फिर उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट। तो वो इसमें क्या माना जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स या गैर निष्पादित संपत्तियाँ। तो मीनिंग क्या है, अ नॉन परफॉर्मिंग असेट इज अ लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन्ड ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। तो हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंगली जो गाइडलाइंस आई हैं, जो कि 1 जुलाई 2011 से इफ़ेक्ट में आई हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली कहा गया है कि यदि एडवांस या लोन्स के ऊपर 90 डेज से ज़्यादा का समय हो गया है कि उसका प्रिंसिपल या उसका जो इंटरेस्ट है अभी रिसीव नहीं हुआ है, या कोई ओडी है यानी कि ओवरड्राफ्ट है या कैश क्रेडिट है, उस पर भी 90 डेज़ का जो है ओवरड्यू हो रहा है अमाउंट। और इसी तरह से यदि कोई बिल्स पेबल या रिसीवेबल इस तरह के बिल्स हैं जो बिल परचेज किए हैं और डिस्काउंटेड हुए हैं, उस पर भी ओवरड्यू हो रहा है अमाउंट 90 डेज से, तो ऐसे में ये सभी क्या माना जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स माने जाते हैं। और या फिर किसी असेट ने यानी कि किसी भी लोन या एडवांसेस ने कोई भी जो इनकम है जनरेट करने से अभी वो सक्षम नहीं है, तो वो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में शामिल हो जाएगा। और व्हेन एन एडवांस गिवन बाय बैंक बिकम इरिकवरेबल, यानी कि वो रिकवर ही नहीं हो रहा है, बैड डेट हो गया, पूरी तरह से डूब गया है, तो वो भी क्या माना जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट माना जाएगा। तो यदि हम बात करें नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को ध्यान में रखते हुए, हमने इन असेट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वो कौन कौन सी हैं, स्टैंडर्ड असेट्स, सब स्टैंडर्ड असेट्स, डाउटफुल असेट्स एंड लॉस असेट्स, यानी कि उत्तम संपत्तियाँ, मध्यम संपत्तियाँ, संदिग्ध संपत्तियाँ और हानि संपत्ति। तो स्टैंडर्ड असेट्स क्या है, द असेट्स विच डू नॉट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम एंड डू नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क आर कॉल्ड स्टैंडर्ड असेट्स, यानी कि वो संपत्तियाँ जो कि अभी तक नॉन परफॉर्मिंग नहीं हुई हैं, जो जिनमें किसी भी तरह से दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा, जो रिकवर हो रही हैं, तो वो संपत्तियां कैसी मानी जाती हैं, स्टैंडर्ड असेट्स मानी जाती हैं। इन स्टैंडर्ड असेट्स में जो रिस्क होता है वो नॉर्मल रिस्क ही रहता है और इन्हें हम परफॉर्मिंग असेट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है सब स्टैंडर्ड असेट्स, यानी कि मध्यम संपत्तियां। ये मध्यम संपत्तियां क्या हैं, जिन्हें कि एनपीए हुए 12 महीने से यानी कि 1 वर्ष से के बराबर या उससे कम का समय हुआ है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगी, सब स्टैंडर्ड असेट्स में आ जाती हैं। तो इनका जो लॉस होता है, जो इनमें पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है, वो कंपैरेटिवली या पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क जो है वो कंपैरेटिवली नॉर्मल रिस्क से ज़्यादा होती है। और इसमें कोई पॉसिबिलिटी रहती है लॉसेस की इफ़ द डेफिशिएंसीज आर नॉट करेक्टेड, यानी कि यदि और ज़्यादा समय बीतता जाता है और ये रिकवर नहीं हो पाती हैं, तो ऐसे में रिस्क की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है डाउटफुल असेट्स, यानी कि संदिग्ध संपत्तियाँ। डाउटफुल असेट्स कौन सी हैं, जिन एडवांसेस या लोन्स को अभी तक मिले हुए या जिन पे रिकवरी हुए 12 महीने से या उससे ज़्यादा का समय हो गया है, तो वो डाउटफुल असेट्स की कैटेगरी में शामिल हो जाती हैं। और इस पर जो जोखिम होता है यानी कि रिस्क होता है वो कंपैरेटिवली दोनों असेट्स से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है लास्ट में लॉस असेट्स, यानी कि हानि संपत्तियाँ। ये हानि संपत्तियाँ क्या है, जहाँ पर पूरी तरह से आपका पैसा डूब गया है, यानी कि उस पर कोई रिकवरी नहीं हो रही है किसी भी एडवांस पर, और उन्हें
बैड डेट्स मान दिया जाता है, उन पर किसी भी तरह की रिकवरी नहीं होनी है और इन्हें अभी पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अपलिखित यानी कि राइट ऑफ नहीं किया गया, तो ऐसे में ये सारी असेट्स कैसी हो जाती हैं, लॉस असेट्स हो जाती हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, इसमें जो है ना तो राइट ऑफ किया है आपने अमाउंट को, ना पूरी तरह से भी नहीं राइट ऑफ किया या पार्शियली उसमें राइट ऑफ अभी तक आपने नहीं किया है। सो दीज लॉस असेट्स इंक्लूड्स बोरोवर्स हैव बिकम इंसॉल्वेंट, वो बोरोवर्स जो कि इंसॉल्वेंट हो गए हैं और जिनसे रिकवरी की संभावना नहीं है। बोरोवर्स आर नॉट ट्रेसेबल, यानी कि बोरोवर्स जिन्होंने एडवांस लिया था, हमसे लोन्स लिए थे, लेकिन आज की डेट में वो ट्रेसेबल नहीं हो रहे हैं, उन्हें हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ये लोन्स फिक्टिशियस और बेनामी नामों से भी ले लिया जाता है, तो ऐसे में बोरोवर्स को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है और लोन्स की रिकवरी नहीं होती है। एंड लोन्स ड्यू फ्रॉम लिक्विडेटेड सोसाइटीज़, जो सोसाइटीज़ बंद हो गई हैं उनसे भी लोन्स नहीं मिल पाते हैं, वापसी नहीं हो पाती है। और कई बार लोन लायबिलिटी जो है डिस्प्यूटेड होती है, जिस पर विवाद चल रहा है संपत्ति का, तो ऐसे में इस तरह की असेट्स को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लॉस असेट्स में मान लिया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द रीजंस ऑफ एनपीएस, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के कारण क्या है, कॉजेस क्या हैं। फर्स्ट इज यूज ऑफ एनपीएस विलफुल डिफॉल्ट्स, यानी कि कई बार जानबूझकर इस प्रकार के लोन लिए जाते हैं जहां पर उसका इंटेंशन वापस करना नहीं है, ठीक है। तो अ विलफुल डिफॉल्टर इज अ पर्सन हु हैज़ डिफॉल्टेड इन मीटिंग इट्स पेमेंट obligations to the lenders even when it can honor the said obligation, मतलब उसे पता है कि उसे वापसी करनी है लेकिन वो उसे वापस नहीं करता है, तो ऐसे में क्या हो जाता है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है, जिसमें एक आपके सामने एग्जाम्पल है ही, जैसे किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड का एक बेस्ट एग्जाम्पल है विलफुल डिफॉल्ट्स का। देन है इंडस्ट्रियल क्राइसिस। इंडस्ट्रियल क्राइसिस कैसे आते हैं कि मान लीजिए इंडस्ट्रीज़ ही बंद हो रही हैं या इंडस्ट्रीज़ जो है डूब गई हैं, उनके असेट्स कम हो गई हैं, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा बन गई हैं, तो ऐसे में वो दिवालिया हो रही हैं। तो ऐसे में वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं अपनी जो है पेमेंट्स को वापस नहीं कर पाती हैं और वो क्या बन जाती हैं, एनपीएस हो जाती हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बन जाती हैं। नेक्स्ट है लीनियंट लैंडिंग नॉर्म्स। कई बार जो है बैंक्स कैसे अपनाते हैं नॉर्म्स, लीनियंट लैंडिंग, मतलब आराम से लोन्स को दे देते हैं। उस केस में भी ज़्यादा संभावना बनी रहती है कि एनपीएस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में क्रेडिट रेटिंग जो है, क्रेडिट ओवर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस एंड क्रेडिट रेटिंग बाय बैंक्स फॉर इंडस्ट्री, कई बार वो बैंक्स क्या करते हैं इंडस्ट्री के लिए वो उसका फाइनेंशियल स्टेटस ओवर एनालाइज कर देते हैं, तो ऐसे में आराम से उसे लोन दे देते हैं। तो इस कारण से जो है उसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। देन क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन मिसमैनेजमेंट, मिसयूज ऑफ फंड्स बाय द बोरोवर्स ऑल्सो लीड टू एनपीएस। कई बार वो मिसयूज़ करते हैं बोरोवर्स, उसको जहाँ यूज़ करना है उसे वहाँ यूज़ नहीं करते। सम बोरोवर्स ब्राइब द बैंक ऑफिशियल्स एंड गेट द लोन अप्रूव्ड विद द सोल इंटेंशन ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो कई बार वो ब्राइब देकर या ऑफिशियल लोगों को ब्राइब देकर किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक जो है अपने लिए लोन सेंक्शन करवा लेते हैं ताकि वो बाद में उसको इंटेंशनली जो है वापस ना करें। तो इस प्रकार से कई बार क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी मिसमैनेजमेंट बना रहता है, मिसमैनेज हो जाता है और इस तरह के ओवर प्रेशर्स के कारण या जानबूझकर फंड्स का डिसएलोकेशन हो जाता है। देन नो मोर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, इवन जो है कई बार रिस्क का प्रॉपर मैनेजमेंट भी नहीं किया जाता, तो इसमें स्पेकुलेशन जो है मेन आ जाता है और रिस्क को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया हुआ है। और समटाइम्स बैंक्स प्रोवाइड लोन्स टू बोरोवर्स विद बैड क्रेडिट हिस्ट्री। बोरोवर की जो क्रेडिट हिस्ट्री यानी कि क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है बोरोवर, लेकिन उसके बावजूद भी उसे लोन दे दिया है, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट इन दीज केसेस। तो अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया और बोरोवर्स पर विश्वास करते हुए और उसके चाहे बैड क्रेडिट हिस्ट्री रही है तब भी लोन दे दिया है, तो ऐसे केसेस में भी जो है
एनपीए होने की संभावना बनी रहेगी। देन डाइवर्जन ऑफ फंड्स, तो कई बार फंड्स को भी डाइवर्जन हो जाता है। मैनी टाइम्स बोरोवर्स डाइवर्ट द बोरोड फंड टू पर्पस अदर देन मेंशन इन लोन्स डॉक्यूमेंट, तो कई बार जहाँ यूज़ करना होता है वहाँ लोन का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उसे कहीं और इस्तेमाल कर दिया। जैसे मान लीजिए लोन जो है प्रोडक्शन पर्पस के लिए लिया गया था लेकिन उसे फैमिली में मैरिजेस पर इस्तेमाल कर लिया गया, तो ऐसे में जो है रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बोरोवर ने भी उस पर किसी भी तरह की अर्निंग नहीं की है। द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सेक्टर हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंशियल टू द एनपीएस, तो ये जो प्रायोरिटी सेक्टर्स को लैंडिंग की जाती है तो वो भी एनपीएस बढ़ाने में सहायक होती है क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि आपने 40% जो है लोन्स जो हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स को देने हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, हाउसिंग है, एमएसएमईज हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उसके कारण से कई बार गवर्नमेंट खुद ही कह देती है कि फार्मर्स के जो हैं उनके लोन्स को वेव कर देती है, तो ऐसे में बैंक्स को रिकवरी समय पर नहीं हो पाती है और उनसे प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं, तो जिससे कि संभावना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बनी रहती है। As per the estimated by the SBI, education's loan constitute 20% of the NPS। तो इवन ये देख लीजिए एजुकेशन लोन्स जो है दिए जाते हैं तो वो भी एनपीए का 20% जो है उन्हीं का हिस्सा होता है क्योंकि वो वापसी नहीं हो पाती है। देन इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, तो कई बार जो टेक्नोलॉजी भी प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया है और इन्फॉर्मेशन का भी सही रूप से इस्तेमाल नहीं किया है तो जिससे कि सही डिसीजंस को नहीं लिया जाता है और जहाँ पर लोन्स को देना है वहाँ पर लोन्स नहीं दिए जाते हैं बल्कि उन जगहों पर लोन दे दिए जाते हैं जहाँ पर लोन की नॉन परफॉर्मिंग होने की ज़्यादा संभावना बनी रहती हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि ब्रांचेस जो हैं अपग्रेड हों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, आईटी टेक्नोलॉजी का, और मैनेजमेंट सिस्टम बढ़िया हो ताकि सही रूप से डिसीजंस लेकर राइट डिसीजंस के बेस पे ही लोन्स को प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस। समटाइम्स द इम्प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स जो है वो प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया जाता जिसके कारण से एनपीएस का होने की संभावना बनी रहती है। सो द बैंक्स शुड एग्जामिन द प्रॉफिटेबिलिटी, वायबिलिटी, लॉन्ग टर्म एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट वाइल फाइनेंसिंग। तो जिस भी प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा रहे हैं उस प्रोजेक्ट का स्वॉट एनालिसिस करें ताकि उन्हें समय पर ये पता चल सके कि उनके जो दिए गए एडवांस या लोन की संभावना तो नहीं है डूबने की, क्या उस प्रोजेक्ट से जहां वो फाइनेंस कर रहे हैं, जहां वो पैसा लगा रहे हैं, वहां से वापसी की संभावना है भी या नहीं है। देन मैनेजरियल डेफिशिएंसीज, तो इसमें भी ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है जिसके कारण से एनपीएस हो जाते हैं। तो जो भी बोरोवर सेलेक्ट किए जाते हैं उनसे सेफली जो है सिक्योरिटी को लिया जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। जो मॉर्गेज की है सिक्योरिटी, क्या वो सही रूप से मॉर्गेज की गई है या नहीं, और बैंक को भी चाहिए कि वो अपने लिए जो भी रिस्क मैनेजमेंट करता है वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करे, यानी कि वो अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करे, केवल एक ही जगह ना लगाकर अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अपने पैसे और एडवांसेस को दे, लोन्स को दे, ताकि उसकी रिकवरी ठीक से हो पाए। तो इस प्रकार से ज़रूरी हो जाता है मैनेजमेंट को ये डिसीज़न लेना कि जहाँ पर भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है यानी कि लोन्स को दे रहा है, एडवांसेस को दे रहा है, तो वो सही रूप से सही प्रोजेक्ट्स में यानी कि सही व्यक्तियों को दिया जाए ताकि उसका रिस्क डाइवर्सिफाई हो सके और कम से कम रिस्क पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न उसे मिल सके। तो ये डिपेंड करता है उसके मैनेजरियल डिसीजंस पर। तो अगर मैनेजरियल डिसीजन सही नहीं हैं और वहाँ पर कुछ कमियां पाई जा रही है और सही रूप से सही प्रोजेक्ट्स को चुनाव नहीं किया गया, तो ऐसे में रिस्क के बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी और लोन्स के या एडवांसेस के डूबने का डर ज़्यादा बना रहेगा। Then incomplete and faulty documentation is another cause for increasing the NPAs। तो कई बार वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा,
डॉक्यूमेंट्स सही रूप से सबमिट नहीं किए गए, तो ऐसे में बोरोवर्स से प्राप्ति ना हो पाना की संभावना ज़्यादा है कि प्रॉपरली समय पर बोरोवर से समय पर वापस नहीं होगा। और कई बार फॉल्टी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फेक डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लेते हैं बोरोवर्स, तो ऐसे में ज़रूरी है कि सही रूप से डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाए ताकि ये संभावना कम हो सके। देन नेक्स्ट इज़ नेचुरल कैलामिटीज़। नेचुरल कैलामिटीज़ जो भी ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनके कारण से भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के इंक्रीज़ होने की संभावना बनी रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे यदि फार्मर्स को लोन दिया गया है और बीज के लिए लोन दिया गया था, लेकिन बीज लगाया और ड्यू टू द एनवायरमेंटल जो भी रहा, किसी भी तरह की भूकंप आ गया या किसी भी तरह की या फिर सूखा पड़ गया जिसके कारण से खेती नहीं हो पाई, तो ऐसे में वो फार्मर जो है अपने पैसे को या वो एडवांस को वापस नहीं कर पाएगा, तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि नेचुरल कैलामिटीज़ को भी मेजर किया जाए कि ऐसा चांस हो सकता है कि यदि दिए गए लोन्स कुछ ऐसे सेक्टर्स में दिए जा रहे हैं जहाँ पर नेचुरल कैलामिटीज़ का इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो ऐसे में कोशिश की जानी चाहिए कि इस तरह के लोन्स के लिए प्रॉपर सिक्योरिटीज़ को लिया जाए। देन इंडस्ट्रियल सिकनेस भी अनदर कॉज ऑफ द एनपीए। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या है कि कई बार जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पूरी तरह से प्रोजेक्ट उनका फेल हो जाता है या वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है, उनकी मैनेजमेंट इनएफेक्टिव है या उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं आपको पता है डे टू डे चेंज होती जा रही हैं, तो वो भी इंडस्ट्रियल सिकनेस का कई बार कारण बन जाती हैं, तो जिसके कारण से वो अपने लिए गए लोन्स और एडवांसेस को वापस नहीं कर पाती हैं और बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी पर इफ़ेक्ट पड़ता है वो नेगेटिव हो जाती है। देन लैक ऑफ डिमांड, समटाइम्स देयर इज़ अ लैक ऑफ डिमांड इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो कई बार जो है एडवांसेस और लोन्स की ही कमी होती है, वो उसकी डिमांड नहीं होती है। डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली जो लोन्स वगैरह बोरो नहीं करेंगी एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा मात्रा में बैंक से, तो जिससे कि बैंक्स को भी नुकसान सहन करना पड़ेगा। और डिमांड मान लीजिए एंटरप्रेन्योर्स ने है लोन ले लिया, प्रोडक्शन शुरू कर दिया और उसके बाद वो डिमांड में ही नहीं आई चीज़ें, तो उससे क्या होगा कि उनका सामान बिना बिका रह जाएगा, जिससे कि वो खुद लॉसेस में चले जाएंगे एंटरप्रेन्योर्स और समय पर लोन्स की वापसी नहीं कर पाएंगे, जिससे कि लोन्स क्या हो जाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। The next topic is measures to solve the problems of NPAs, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को दूर करने के लिए या ऐसी समस्या को दूर करने के लिए क्या उसके मेजर्स हैं, क्या हम समाधान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले है प्रिवेंटिव मेजर्स, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिनके द्वारा इन्हें कुछ हद तक कम किया जा सकता है। वो क्या है, प्रॉपर वेरिफिकेशन, लेस पॉलिटिकल प्रेशर्स, प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल्स। प्रॉपर वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है कि जो बोरोवर है उसका प्रॉपरली वेरीफाई किया जाए उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का, ताकि उसके लोन्स को जब हम दें तो उससे रिकवरी के में डिफ़िकल्टी ना आए। नेक्स्ट है लेस पॉलिटिकल प्रेशर। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बनी रहती है, हमेशा उनका प्रेशर बना रहता है, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करना चाहिए ताकि जिन भी व्यक्तियों को लोन दिया जाए वो सही व्यक्ति हों। किसी भी व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति ना हो जो पॉलिटिकल प्रेशर्स के कारण वहाँ से लोन ले रहा है और जिससे रिकवरी होने की संभावना कम है। नेक्स्ट इज टारगेट फॉर एडवांसेस टू बी सेट इन अ साइंटिफिक मैनर। जितना भी आपने टारगेट फिक्स किया है, कितने लोन्स देने हैं, कितने एडवांसेस देने हैं, तो वो साइंटिफिक मैनर होना चाहिए, उसका प्रॉपरली सेटअप होना चाहिए। और उसके लिए जो स्टाफ भी है जो उसे एडवांसेस और टारगेट्स को फिक्स करने में सहायता देगा, उसके लिए प्रॉपर वेरिफिकेशन करेगा, वो भी स्टाफ ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जब अगर हम उन्हें ट्रेनिंग भी देंगे तो वो प्रॉपर प्लानिंग कर पाएंगे और उसके लिए एफर्ट्स भी करेंगे अपनी स्किल्स के बेस पर कि कम से कम एनपीए हो पाएँ और प्रॉपरली लोन्स को प्रोवाइड
किया जा सके। सो देयर शुड नॉट बी स्क्वायर पैग्स इन द राउंड होल्स और अदरवाइज थिंग्स विल एंड अप इन फेलियर्स। तो ये भी ज़रूरी है कि फेलियर को रोकने के लिए स्टाफ भी प्रॉपर होना चाहिए और साइंटिफिक मैनर से सिलेक्शन होना चाहिए कि किसे एडवांस देना है और किसे एडवांस नहीं देना है, और स्टाफ जो है ट्रेंड स्टाफ अपॉइंट करना चाहिए। देन प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड क्रिएशन ऑफ लीगल चार्ज। ये भी ज़रूरी है कि जब भी आप एडवांसेस देते हैं उसके लिए लीगली डॉक्यूमेंटेशन किया जाए और जितने भी लीगल चार्जेस हैं वो क्रिएट किए जाएं, बिकॉज इट शुड got done before releasing even a single पैसा of the sanctioned loan। जो भी आप लोन सैंक्शन लोन कर रहे हैं उसका एक पैसा भी बर्बाद ना हो, क्योंकि पैसा किसका है, पब्लिक का है, ठीक है, तो वो बिना मतलब के बर्बाद ना हो और बैंक्स भी उसका बेनिफिट ले पाएँ। तो इसके लिए प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। डिसबर्सल शुड बी नीड बेस्ड एंड इन फेजेस। जो भी डिसबर्सल हो इसका वो नीड बेस्ड होना चाहिए और फेजेस में होना चाहिए। पोस्ट disbursement inspection must be conducted on and after every phase of disbursement in order to check any diversions of fund। जब आप किसी को लोन दे देते हैं उसके बाद ज़रूरी हो जाता है कि उसका जब धीरे धीरे उसका बाद में जब लोन दे दिया उसके बाद उसका इंस्पेक्शन भी हो कि सही रूप से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पर कहा गया है वो वहीं पर इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है को। तो इस तरह से जो भी चेक किया जा सकता है फंड्स का डाइवर्जन होने का, कि जहाँ पर इस्तेमाल हो वहीं पर उसका इस्तेमाल किया जाए। तो इस प्रकार से लीगल डॉक्यूमेंटेशन करके, लीगल चार्जेस क्रिएट करके और पोस्ट डिसबर्समेंट इंस्पेक्शन करके हम जो है एनपीएस को रोक सकते हैं। एनपीएस की वसूली के लिए बैंक्स कुछ ड्रेस्टिक मेजर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो न्यायालय की सहायता ले सकते हैं, जिसमें बैंक जो है मुकदमा करके अपने ऋणी पर अपने ऋण की प्राप्ति कर सकते हैं, उसकी रिकवरी कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं, जिसमें कुछ ऐसे RFAESI एक्ट 2002 में पास किया गया। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपनी एनपीएस को रिकवर कर सकते हैं और उसके जो कि यदि उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 लाख या इससे ज़्यादा क्या है तो वो उसके लिए जो सिक्योरिटी दी गई है उसे प्राप्त भी कर सकते हैं और उसे डिस्पोज यानी कि उसे बेचकर अपने ऋण की प्राप्ति भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से DRD एक्ट पास किया गया, जिसके अकॉर्डिंगली जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं जिसमें डेट की रिकवरी के लिए वो मुकदमा कर सकते हैं और 10 लाख या इससे ज़्यादा का अमाउंट अगर उनका ड्यू है तो उसके लिए प्राप्ति के लिए वो केस कर सकते हैं। लोक अदालत भी इसी तरह का मैकेनिज़्म है जिसमें म्यूचुअल एक्सेप्टेबल वे से सेटलमेंट किया जाता है डिस्प्यूट्स का। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो इस मैकेनिज़्म को यूज़ करके अपने एनपीएस को कवर कर सकते हैं। तो यदि वो मुकदमा करके अपने एनपीएस को कवर करते हैं तो ऐसे केस में उनको इस प्रकार की आज्ञा मिल जाती है कि वे ऋणी व्यक्ति के पर्सनल असेट्स को भी बेचकर उससे अपने ऋण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ना केवल सिक्योरिटीज़ बल्कि उसकी पर्सनल असेट्स को भी लेकर अपने ऋण को भुगतान के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो हैं ये उपाय हैं जिसके अकॉर्डिंगली एनपीएस से कुछ हद तक बचा जा सकता है।